वेलकम बैक टू पॉडकास्ट बाय शहनाज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. सरोज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत टाइम बाद सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। कभी आप दिल्ली में होते हैं, कभी मुंबई, कभी बैंगलोर और कभी आउट ऑफ इंडिया। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। हमारे व्यूवर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। कुछ अपने बारे में बताइए सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शहनाज जी आप, और मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। कुछ समय की ऐसी व्यवस्था रहती है और बैक टू बैक ऐसे शेड्यूल्स हमारे बने रहते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, और चूँकि ईवी इंडस्ट्री आप जानती हैं कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए टाइट शेड्यूल रहता है। और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपको इतने दिनों से, आप मुझे 3 महीने से लगभग फॉलोअप कर रही हैं। आपका लगातार कई बार फ़ोन भी आया, बट चलिए, शायद हमारा आपका मिलना 2025 में लिखा हुआ था। जी जी, बेशक। साल की नई शुरुआत और सर से हमारी मुलाकात। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस के साथ जी। तो सर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में, कुछ इंडस्ट्री के बारे में बताइए। देखिए, ये होना था, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आना ही था, और आना हमारे देश के लिए भी जरूरी है, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, सभी के हित के लिए जरूरी है। आप देख रहे हैं आज के डेट में प्रदूषण कितना ज्यादा हो गया है। जी जी। और जो एक सर्वे में देखा गया कि लगभग 44% के आसपास जो पोल्यूशन है वो व्हीकल की वजह से होता है। तो एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल, हमारे पास तो है नहीं, हमें मंगाना पड़ता है दूसरे देशों से। तो हमारा अपना ईंधन, अपना खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमारे सबसे पहली चीज हो, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए, प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को आना बहुत जरूरी है। सर, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मैं कुछ जानना चाहूंगी आपकी एसोसिएशन के बारे में, आपके फेडरेशन के बारे में। मतलब आपको ये ख्याल आया कैसे, मतलब कि ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए, ये बात तो ठीक है, कोई भी चीज अगर जब वो जन्म लेती है तो उसके पीछे कुछ मकसद होता है, कुछ रीजन होते हैं, कुछ रीजन होता है। हम लोग डायरेक्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से तो नहीं है, लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जो टेस्ट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट, उनको उनके टेस्टिंग के लिए, उनकी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो प्रोडक्ट हम लोग सप्लाई करते थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ऑलमोस्ट वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 24 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड ऑफ electrical and electronic test and measurement products, as well as testing and calibration part. कितना समय हो गया है आपको इस इंडस्ट्री में? देखिए, टोटल माय एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट 24 ईयर। 2019 में की बात करें, जब हम ये फेडरेशन की बात करें और एसोसिएशन की, तो हमने एसोसिएशन का स्थापना करी, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम टिक्की के नाम से भी जानते हैं। टिक्की के नाम से काफी फेमस है वो। और जो भी टेस्टिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, जो टेस्ट इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं या बनाते हैं, लाइक कुछ बड़ी कंपनियों का नाम लेना चाहूंगा, फ्लूक, मेगर, और मोटवाने, ऋषभ, मीको, ऑलमोस्ट सारी कंपनी जानती हैं टिक्की के बारे में। और ये भारत का एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था, भारत में क्या, मैं कहूंगा कि इंटरनेशनली ऐसा पहला प्लेटफॉर्म था जहां पर टेस्टिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फेडरेशन अवेलेबल थी उस समय। तो हमने वो बनाया, इंडस्ट्री ने काफी सराहना भी करी। 2022 में हमने इसका एक बहुत बड़ा भव्य रेडिसन होटल में, हमने दिल्ली में इसका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम भी किया था, अवार्ड शो भी किया था, और इंडस्ट्री के काफी लोगों को बुला के उसमें हमने रिकॉग्नाइज भी कराया था। जी जी। और आपने जो सवाल पूछा था वो था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन की स्थापना कैसे हुई। वो कहीं ना कहीं उसका जो बीज था वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकल के बाहर आया था। तो 2020 में हमने देखा कि जैसे ही इसकी स्थापना करी, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे बहुत आ रही हैं, और आए दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है कि लोगों की समस्याएं, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। कुछ डिसऑर्गेनाइज सा ये बड़ा सेक्टर था, क्योंकि हर किसी के लिए बड़ा नया सा था। हर किसी को आदत थी ना पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल, पेट्रोल और डीजल पे ही हम लोग आज भी उसी पे वो है डिपेंडेंट। तो देखा कि लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं। हमारी भी क्यूरियोसिटी हुई, कुछ सर्वे भी किया, कुछ लोगों से बातचीत भी किया, तो थोड़ा देखा कि बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा है। जो 2 व्हीलर का सेगमेंट है, जो ई रिक्शा का सेगमेंट है, जो 3 व्हीलर का सेगमेंट है, बड़ा डिसऑर्गेनाइज सा है।
वो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही क्वालिटी को लेकर। अभी आपने कुछ सालों पहले सुना होगा रिक्शे का फ्रेम टूट गया था, कुछ लोग घायल हो गए हाँ, थे, हाँ, हाँ। किसी व्हीकल्स में कुछ आग लगी स्कूटी में, तो बड़ा डिसऑर्गेनाइज था। और हमने देखा कि कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है मार्केट में। तो हमारे पार्टनर है डॉक्टर राजीव मिश्रा और हमने मिलकर और इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने बैठकर इसकी स्थापना के लिए बात करी कि हम लोग इस एसोसिएशन को बनाते हैं जिसके थ्रू हम लोग इनकी जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए इसमें काम कर सकें। मोटिव यही था हमारा जी। ओके, सो एक और क्वेश्चन है व्यूअर की साइड से, क्या और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके फेडरेशन के साथ फेडरेशन की तरह ही काम कर रही हैं? देखिए कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कि हम पहले ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली और भी ऑर्गेनाइजेशन इस देश में है, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट, मच मोर अवेयर कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर रही हैं। हम लोग तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं हमें और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दिखते नहीं है, बट डेफिनेटली लोग कर रहे होंगे काम और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ये हर एक का कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में जैसे फ्रिज और टीवी घरों में होती है, कंपल्सरी हो गया कि हमारे टीवी होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, वैसे आज की डेट में हो गया व्हीकल में होना चाहिए, वो भी कंपल्सरी हो गया। तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो लोग अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो जो ये आपकी फेडरेशन है वो ईवी इंडस्ट्री को किस तरह से बेनिफिट दे सकती है? देखिए लगभग पिछले 2 से 3 सालों में लगभग 500 के आसपास इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी है, हमारे मेंबर्स हैं, ऑथराइज मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए, और उनको हम लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम्स से सोल्यूशन दिलाते हैं। सबसे बड़ी एक तो है कि वी आर बेसिकली ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट। किसी की कोई इंडस्ट्री की जो वॉइस है और वो गवर्नमेंट तक ले जानी है, यानी क्वेश्चंस है, कुछ किसी तरह के सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को सब्सिडी नहीं मिल रही, किसी को इंसेंटिव नहीं मिल रहा, किसी को टाइप टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को होमोलोगेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इस फेडरेशन को हमने जन्म दिया है, बनाया है, फॉर्मेट किया है। और हमारा काम है कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना और जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स है उसको सरकार तक ले जाना। लेकिन उसके अलावा हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी मेंबर हमारे साथ जुड़ रहा है, जो भी कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है, उसका बिजनेस हमारे जुड़ने के बाद बढ़ना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली वो हमें मेंबरशिप फीस दे के हमारे साथ आ रहा है, जुड़ रहा है, तो उसकी जो बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो होती है कि मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए। वो हमें कुछ भी मेंबरशिप फी, हमारी सर्टेन मेंबरशिप्स है, वेबसाइट पे दिया हुआ है सारा डिटेल, बहुत नॉमिनल 500 रुपीज से हम स्टार्ट करते हैं। शायद हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होंगे इंडिया में जो 500 रुपए से मेंबरशिप स्टार्ट करती है। 500 रुपए? 500 रुपए से मेंबर हमारा कोई भी बंदा 500 रुपए से बन सकता है, और वो जाके 3-3.5 लाख रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से, जितनी बड़ी कंपनी उसका टर्नओवर ऐसे ही है। So sir, what's your vision of next coming 2 to 3 year? देखिए विजन बहुत बड़ा है, अगर ये शब्द बड़ा छोटा सा है विजन, लेकिन हमारा जो विजन है ना बहुत बड़ा विजन है। हमारा विजन है, फेडरेशन का विजन है, हमारे लोगों का विजन है, देश में हर एक बंदे के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। और इस इंडस्ट्री की, हमारी इंडस्ट्री की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री से और इससे जुड़े हुए, इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो डीलर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो एक एसेसरी सप्लायर है, लाइक बैटरी सप्लायर है, मोटर सप्लायर है, चार्जर सप्लायर है, हर किसी की समस्याओं का निदान होना चाहिए हमारे पास। और उनकी समस्याओं का निदान, और हमारे कंज्यूमर जो हमारी पावर है, हमारे देश की जनता जो हमारी पावर है, उस जनता को सस्ते रेट पर, अफोर्डेबल रेट पर, उसकी पॉकेट मनी, पॉकेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लाना ही हमारे फेडरेशन का मेन मकसद है। ओके, तो एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि रेट्रोफिटिंग क्या होता है? देखिए रेट्रोफिटिंग थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे हमारे भाई लोग नहीं जानते होंगे रेट्रोफिटिंग। बस अगर उसको वो सिंप्लीफाइड वे में बोलूं तो वो रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि हमारे जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल है उसको हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट कर दें, मतलब उसका इंजन निकाल लें, उसका इंजन निकाल लेते हैं, और उसका बाकी बॉडी वही रहती है, टायर वही रहता है, और सस्पेंशन वही होते हैं, स्टीयरिंग वही होता है, और उसमें इंजन को निकालकर मोटर लगा दी जाती है, बीएलडीसी मोटर। ओके, बेसिकली इंजन निकाल लेते हैं और मोटर फिक्स कर दी जाती है, मतलब उसका दिल निकाल लेते हैं, okay. और उसके अंदर दूसरा दिल लगा दिया जाता है, तो मोटर लगा दी जाती है, और जो पेट्रोल टैंक होता है उसको हटाकर उसकी जगह पेट्रोल टैंक की जगह पे बैटरी लगा दी जाती है। उस बैटरी को हम चार्ज करते हैं, बैटरी से ऊर्जा आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और मोटर को घुमाती है, और मोटर को घुमाते ही जैसे ई रिक्शा चलता है, आपने देखा होगा सड़कों पे ई रिक्शा चलता है, उसमें क्या है, मोटर है और बैटरी, दो चीजें जो मेन कंपोनेंट होता है मोटर, बाकी तो कॉमन होता है सारी चीजें, शॉकर हो गया, पहिए हो गए, बॉडी हो गई। अब मोटर, हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बैटरी मोटर्स को घुमाता है,
तो इस तरीके से रेट्रोफिटिंग का मतलब ये हुआ कि पुराने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट करना। ओके That is- तो ये जो रेट्रोफिटिंग है इसमें कितना खर्चा आता है एक आम इंसान का अगर करवाना चाहे कोई, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि रेट्रोफिटिंग ही ज्यादा बेस्ट देखिए, जो हमारी फेडरेशन ने सर्वे किया था रेट्रोफिटिंग एज ऑफ नाउ, अगर आज की डेट की बात करें तो अभी आज की डेट में वो अफोर्डेबल एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। वो आपकी गाड़ी की जो कॉस्ट होती है उसका लगभग 80%, 70-80% कॉस्ट जो है, 70-80% कॉस्ट वो रेट्रोफिटिंग में लग जाता है। इसलिए लोग रेट्रोफिटिंग पे लोग नहीं जा रहे हैं, या बहुत सारे कंज्यूमर हमारे ऐसे जिसको अवेयर ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि रेट्रोफिटिंग होता क्या है, हम कन्वर्ट कहाँ से कराएं। दो समस्याएं हैं शहनाज जी यहाँ पे दो समस्याएं बहुत बड़ी है। एक, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ से करवाएं। दूसरा, जो लोग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारी जो किट जो सामान लग रहा है उसमें वो बहुत ज्यादा है, और रेट्रोफिटिंग करने पे जो समय लगता है उस इंजन को निकालना फिर उसमें ये फिट करना, ये बहुत एक टिपिकल सा प्रोसेस है, बहुत मेहनत का काम है। कार की बात करें तो 10 से 15 दिन लग जाते, बोलते हैं हफ्ते भर में, बस 10-15 दिन लग जाता है। टू व्हीलर की बात करें तो हफ्ते 10 दिन लग जाता है। तो 10 दिन जो मैन पावर लगी हुई है उसको करने में, वो मैन पावर अपनी भी कॉस्ट लेगी, बैटरी कॉस्ट है, मोटर कॉस्ट है उसमें, और वायरिंग लगती है थोड़ी सी, ठीक है, ये चीजों की कॉस्ट हो सकता है उतनी, मैन पावर जो लग रही है उसको कन्वर्ट करने में वो तो अपना चार्ज लेती है, और इसी की वजह से रेट्रोफिटिंग आज की डेट में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट हम रुके नहीं है, फेडरेशन हम कहीं पे रुकते नहीं है। इसका भी सोल्यूशन निकालने के लिए हम सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, फेडरेशन सरकार से लगातार बात कर रही है, जिसमें हमने सरकार को लेटर भी लिखा है शना जी कि जल्द से जल्द जो रेट्रोफिटिंग किट्स बाहर से आ रही हैं उस पर कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, उसके बाद जीएसटी को बिल्कुल नलीफाई किया जाए, खत्म किया जाए, बिल्कुल जीरो किया जाए, और जो कंज्यूमर अपनी गाड़ी को रेट्रोफिटिंग पे लगवा रहा है उसको भी कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए। सरकार जब नए व्हीकल देने के लिए सब्सिडी दे रही है, कार पे 1 लाख दे रही है, व्हीकल पे 10,000 दे रही है, टू व्हीलर पे, तो सरकार को उस पे भी सब्सिडी देनी चाहिए, सो दैट कि लोग रेट्रोफिटिंग करवाएं। आज देखिए ना कितनी सारी अच्छी अच्छी व्हीकल्स हैं, खुद हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अच्छी व्हीकल, जिनकी व्हीकल 50,000 चली हुई किलोमीटर। लाइक बहुत सारे सरकार ने जो पुराने व्हीकल्स थे उनको बैन कर दिया है कई सिटीज के अंदर ना, जी मेट्रो सिटीज तो वही वाली चीज है कि वो लोग फिर ये है कि वो कहीं और जाके उसे बेच रहे हैं, तो वहां भी तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है इस वजह से। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि हमें भी इस चीज की बड़ा दुख है, और सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि मेट्रो सिटीज में 15 साल पुराने व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, और 10 साल पुराने डीजल व्हीकल बंद कर दिए, जो BS3 और BS4 आते थे, 12 स्टेज 3-4 कैटेगरी के थे, वो बैन कर दिए, पूरी तरीके से बैन कर दिए हैं। और सरकार ने कहा है कि उनको स्क्रैप करवाओ, अदरवाइज वो दूसरे स्टेट में चल सकते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हमने ये सवाल भी कई बार मंच पे पूछा भी है सरकार के लोगों से कि सर पोल्यूशन यहाँ पे तो कम कर दिया हमने, लेकिन वो भी तो हमारे देश का बिहार है, यूपी है, पंजाब, वो भी तो हमारे देश का ही हिस्सा है ना। अदर सिटी भी हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ जाके बिकती हैं तो वो पॉल्यूशन वहाँ भी पॉल्यूशन करेंगे जाके, लेकिन कहीं ना कहीं से कदम तो उठाना ही पड़ता है। जी आज हम पहले अपने जो हमारे घर का मेन हिस्सा है, किचन अगर कह लें, अगर दिल्ली NCR को बोले तो मैं एक सिंपल भाषा में किचन को पहले साफ करें, फिर धीरे धीरे हम बाकी देश को साफ करेंगे। अभी क्या है, लोगों को स्क्रैप पे वो वैल्यूएशन नहीं मिले जो उनको गाड़ी की मिलनी चाहिए, तो लोग देखते हैं कि रीसेल में करने में अच्छी वैल्यू मिल जाती है। सरकार रिसाइकलिंग पे क्या पैसा दे रही है सरकार आज की डेट में, एक कार के ऊपर 25,000-30,000 रुपए, लेकिन उसकी वही गाड़ी सेल होती है 1,00,000-1.25 लाख में सेल हो जाती है, तो लोगों को लगता है लोग सेल करते हैं। बट धीरे धीरे सरकार पॉलिसी बना रही है, सरकार को फेडरेशन की तरफ से और एसोसिएशन की तरफ से निरंतर इस तरह के सजेशंस मिलते रहते हैं कि क्या लोगों का व्यूज है, और धीरे धीरे पॉलिसी ऐसे आ जाएगी, सेंट्रलाइज पॉलिसी आएंगी कि कुछ और सोल्यूशन निकाला जाएगा। देखिए हाइड्रोजन पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, सोडियम आयन सेल पे काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से पहल तो करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल सरकार का ना किसी का भी ये मोटिव नहीं होता कि यहाँ से पोल्यूशन छोड़ के वहां फैलाओ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से घर को साफ करने के लिए पहल तो करनी पड़ेगी, किसी की हिस्से से पहल करनी पड़ेगी। किचन को साफ करो, फिर अगले कमरे को साफ करेंगे, फिर दूसरे रूम को करेंगे, फिर वॉशरूम को करेंगे, फिर हम बाहर के उसमें जाते हैं, जो हमारा बालकनी का कॉरिडोर होता है उसको साफ करते हैं। ऐसा नहीं करते ना, बालकनी को पहले साफ करने लगते हैं, पहले अंदर साफ करते हैं, कूड़े को बाहर ले आते हैं, कूड़े को बाहर ले आते फिर वहां पे उस कूड़े को इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, सरकार भी ऐसा प्लान कर रही है कि धीरे धीरे हम लोग उसको देश से खत्म करेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरी तरह से लेकर आएंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर की साइड से कि जो ईवी कार्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एक आम इंसान जो मिडिल क्लास इंसान है उसके लिए ईवी कार अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए
बिल्कुल सही क्वेश्चन है और हमारे जो जनता है उसका रिव्यू भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट आज की डेट में पेट्रोल और डीजल व्हीकल की तुलना में मैं कहूँगा डबल तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 50 to 60% ज़्यादा है। 52। उसका मुख्य कारण है, उसका रीज़न है कि जो उसका मेन पार्ट है, जो हार्ट है गाड़ी का, वो है बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम बैटरी। लिथियम आयन बैटरी। ओके। और लिथियम जो है वो इंडिया में, लिथियम आयन बैटरी जो है वो इंडिया में बनती नहीं है, क्योंकि लिथियम यहाँ पे पाया नहीं जाता है। वो इंडिया में जितने बनती ही नहीं है बनती वो। नहीं है, बिल्कुल नहीं ओके। बनती है। लिथियम में बनती है, लिथियम इंडिया में है ही नहीं है। लिथियम कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है, अर्जेंटीना में और चाइना में, जहाँ से लोग लिथियम आयन सेल को इंपोर्ट करते हैं। ओके। लिथियम आयन सेल आता है अलग अलग, उस सेल को यहाँ पे लोग लाते हैं और जितने भी लोग बैटरी बना रहे हैं उस सेल को असेंबल करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करके जोड़ते हैं। 10 सेल जोड़ दिया, 20 सेल जोड़ दिया, उसको पैक बनाते हैं, बैटरी पैक बनाते हैं। उस ये जो कॉस्ट है ना बैटरी की, ये ज्यादा है हमारे पास। तो अभी 2 साल पहले न्यूज आई थी कि जम्मू में और उड़ीसा में कुछ जगह पे भारत में लिथियम पाया गया है। ओके। सरकार उस पर काम कर रही है, टेंडर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, और बट इट विल टेक टाइम। अभी उसमें भी 4-5 साल लगेगा, क्योंकि उसमें भी रिफाइन करके देखा जाए कितना लिथियम उसके अंदर है, कितना यूज हो सकता है, कितना नहीं हो। ये एक रीजन है, इसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा एमजी की गाड़ी, एमजी मोटर्स ने एक स्कीम लाई थी, बैटरी एज ए सर्विस, बास, BAS, बैटरी एज ए सर्विस, BAAS। उसमें क्या किया उन्होंने, जो 15 लाख की गाड़ी थी उसको रिड्यूस करके सीधे 9.5 लाख की कर दी है। 9.5 लाख। 9.5 की बैटरी आपको खरीदना नहीं है, बैटरी आप रेंटल पे ले लीजिए। ओके। वो 2.5 रुपए, उनके पेपर में भी आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ 2.5 रुपए पर किलोमीटर, 3.5 रुपए पर किलोमीटर पे आप बैटरी को रेंटल पे लीजिए। अगर आपकी गाड़ी 500 चलती है, 400 चलती है, तो आप उतना रेंटल पेड करिए, बैटरी ले। आपको बैटरी अब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो बहुत बड़ा टेंशन था ना कि बैटरी हमने खरीद लिया, बैटरी है, बैटरी खराब हो जाएगी 5 साल के बाद, 7 साल के बाद बैटरी पूरी खराब हो गई, तो हमें सीधे तो 5 लाख की नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए कि इससे पहले भी स्वैपिंग आ चुका था। रिक्शे में जितने भी रिक्शे यूजर होते हैं वो दिन भर में बैटरी को 4 बार बदलते हैं। हाँ, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन में जाते हैं और अपनी बैटरी को देते हैं, दूसरी बैटरी ले लेते हैं। और वो सक्सेस हो गया। ठीक है, यही फार्मूला अगर हम इसमें टू व्हीलर में भी होता है। जिप्पी वाले आप देखते हैं, जितने जोमेटो वाले घूमते हैं, उनका टाइम नहीं चार्ज करने का, 2 घंटे 4 घंटे का चार्ज करेंगे, उनको बिजनेस कब करेंगे। तो वो भी क्या करते हैं कि बैटरी स्मार्ट ने और कई कंपनियों ने अपने शॉपिंग स्टेशन लगा, अपनी बैटरी निकालते हैं, नई बैटरी लेते हैं। सेम फार्मूला हमें कार में भी अपनाना पड़ेगा, और इसकी पहल एमजी मोटर ने सबसे पहले करी है कि बैटरी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, बैटरी आप रेंटल पे लीजिए। 15.5 लाख की गाड़ी आप 9.5 लाख की बिना बैटरी की गाड़ी ले लिए, बैटरी को रेंटल पे दीजिए, बैटरी को रेंटल पे ले लीजिए, उसको यूज करिए। बैटरी खराब हो गई फिर नई बैटरी ले लीजिए, तो आपको बैटरी कॉस्ट नहीं है। तो गाड़ी की कॉस्ट जहाँ 15 लाख थी, वहां पे 9.5-10 लाख की कॉस्ट आ गई। अभी आपने देखा होगा टाटा ने भी अपनी कई गाड़ियों की रेट काफी कम की है। हाँ, काफी कम किए हैं। बट फिर भी मुद्दा अभी यहाँ पे कि रेट ज्यादा है, और धीरे धीरे देखिए जो पहले से चाइना से बैटरीज आती थी, सेल आते थे, उसके रेट भी 30-35% कम हुए। तो देखिए जब भी कोई चीज की ना डिमांड बढ़ती है मार्केट में, डिमांड बढ़ती है, डिमांड वर्सेस सप्लाई का रेशियो होना बहुत जरूरी है। और इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स ज्यादा इंपोर्ट करेंगे सेल को, तभी उसकी प्राइस को रिड्यूस कर पाएंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे 4 साल पहले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट थी 5 साल पहले, वो अब आकर 20 से 25% कम हुई है, और धीरे धीरे आने वाले समय में ये और कम हो जाएगी। और अपने व्यूअर्स के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट मैं और बता देता हूँ। आप सब लोग पेट्रोल की कॉस्ट को देखते हैं कि पेट्रोल की कॉस्ट, मैंने 8 लाख की गाड़ी खरीदी, मैंने 5 लाख का पेट्रोल लाया। अब एक चीज भूल जाते हैं, और वो किसी को ध्यान नहीं आता है, वो चीज होती है गाड़ी की सर्विस। जब भी आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ी को ले आते हैं सर्विस सेंटर में सर्विस कराने के लिए, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, गाड़ी में आपको 6 से 7,000 रुपए, 8,000 रुपए मिनिमम, बेयर मिनिमम आपको सर्विस का चार्ज लगता है। और जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होने लगती है और वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, 7,000, 8,000, 10,000 तक आपकी कॉस्ट जाती है, जो कि आपको हर 5 से 10,000 किलोमीटर के बीच में चार्ज उसको जाके सर्विस करानी पड़ती है। 6,000 रिकमेंडेड है कि 10,000 रुपए, बट अगर आपकी गाड़ी रफ चली तो 6-7,000 रुपए। लेकिन ईवी की सर्विस कॉस्ट क्या होती है? 1,000 से 2,000 रुपए। 1,000 से 2,000 जी, क्योंकि उसमें ना तो इंजन ऑयल का जो मेजर पार्ट है, इंजन ऑयल 2-2,500 रुपए का था, वो नहीं लगना। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगते हैं, प्लग्स लगते हैं, जिनके प्लग की कॉस्ट है, एयर फिल्टर है, बहुत सारी चीज होती है जो उसमें इंजन में यूज होता है। मतलब एक आम इंसान इन चीजों से तो बच जाएगा अगर वो मतलब ईवी की तरफ जाता है तो। ईवी में कुछ है ही नहीं है ना, बैटरी एक अलग है, मोटर है, 2 पार्ट है। मोटर खराब होगी तो सीधे रिपेयर होगी, और वो तो वारंटी में 5 साल 7 साल, आजकल हर कोई मैन्युफैक्चरर 7 साल की वारंटी दे रहा है, तो 7 साल तक वो केयर करता है, उसके बाद भी आप ठीक करा सकते हो। तो आप ये देखिए ना कि आप साल में 2 बार गाड़ी की सर्विस कराते होंगे, 20,000 रुपए के आसपास, 18 से 20,000 रुपए गाड़ी की कॉस्ट देते हैं। आप जोड़िए कि आपके 5-7 सालों में वो कॉस्ट सेव हुई कितनी?
और पेट्रोल की डीजल के रेट जो आज 95 96 का है, 100 रुपए भी अलग स्टेट में है, वो भी बढ़ने वाला है। वो भी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जल्दी होगा कि पेट्रोल जो है 1-2 सालों के अंदर 110 120 ही पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? सरकार ने अभी सब्सिडी दे रखी है। अगर लोग घर से कर रहे हैं 7-8 रुपए में, दिल्ली का रेट बता रहा हूँ, 7-8 रुपए में चार्ज करते हैं, और बाहर से बिजली महंगी पड़ती है, क्योंकि वो भी कंट्रोल, अभी उसके ऊपर भी टैरिफ आ जाएंगे और वो भी कम रेट में होगा। आज की रेट में 20 रुपए के आसपास, 18-20 रुपए के आसपास बाहर चार्ज होती है। हाँ, घर से 7 रुपए होती है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अलग से अप्लाई करते हैं इसके लिए कि मुझे ईवी चार्ज करना है, तो वो सरकार सब्सिडी रेट पे देती है, 4 रुपए पर सब्सिडी रेट देती है उसमें भी 4 रुपए पर यूनिट में, बस 4 रुपए रेट, 4 रुपए पर यूनिट में। तो घर से चार्ज करने पर आपकी व्हीकल कॉस्ट 1 रुपए से कम पड़ती है, जबकि पेट्रोल की व्हीकल आपको 5-7 रुपए पड़ती, 5-6 रुपए पड़ती, डीजल भी इसी रेट में पड़ता है जाके। तो आप टोटल एक रनिंग कॉस्ट को पूरा कैलकुलेट करें, अपनी सर्विस की कॉस्ट लगाएं। 5-7 साल के बाद व्हीकल में अंदर खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इंजन में काम, क्लच प्लेट का काम होता है, क्लच प्लेट का काम कराने में ही आपको 15 से 20, 25, 30 हजार रुपए लग जाते हैं। इंजन में बहुत सारे काम आते हैं, ये सारे कामों से आप बच गए ना, तो आप वो कॉस्ट जोड़ते हुए जाइए। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट, पोल्यूशन कम करने के लिए आपने देश के लिए भी एक अच्छा काम किया, देश से पोल्यूशन। दूसरा, एक नॉइज पोल्यूशन। आप देख रहे हैं, आप देश में कितने लोगों को माइग्रेन हो रहा है, दिन भर वो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी हॉर्न, गाड़ियों के शोर, गाड़ियों के इंजन। अब इवन हम लोग भी जब ड्राइव करते हैं तो बहुत ज्यादा शोर की वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हेडेक हो जाता है तो बहुत ये ज्यादा। खाली एयर पोल्यूशन नहीं है, नॉइज पोल्यूशन। आप कभी हाँ। ईवी व्हीकल में बैठ के देखिए, आप बैठी हैं ईवी व्हीकल में? हाँ, मैं 1-2 बार बैठी हूँ। तो ईवी व्हीकल में आप बैठ के देखिए, इतना स्मूथ चलता है कि बिल्कुल आपको ये नहीं पता लगेगा आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। देखिए पेट्रोल और डीजल के व्हीकल जैसे आप स्टार्ट करते हैं, एक इंजन का नॉइस आता है गाड़ी के अंदर, तो वो चीज आपको फील, आपको ये लगेगा आप अपने घर में बैठे हुए हैं। जी, मैं जब लास्ट टाइम बैठी थी तो मुझे यही लगा था, मुझे बहुत पीसफुल लगा था कि गाड़ी भी चल रही है और मेरे माइंड को कुछ डिस्टर्बेंस आप भी गाड़ी नहीं हो स्टार्ट रही। कर देंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हाँ हाँ। तो एक नॉइस पोल्यूशन, आपको पीस ऑफ माइंड भी तो मिलता है। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखेंगे, हाँ, मैं इस चीज से बिल्कुल नकार नहीं रहा हूँ कि गाड़ी की कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ, और ये आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं कार के और 2 व्हीलर के हैं, मैं सभी लोग निंदा करता हूँ कि कम से कम किस तरीके से कार की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, वो होना चाहिए, और कार की कॉस्ट को रिड्यूस करें। और बाकी में इसकी सर्विस भी मेंटेन होनी चाहिए, सर्विस भी कम कॉस्ट लगनी चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और जो बिजली विभाग है, इससे भी करेंगे कि इसके ऊपर सब्सिडी दें। तभी हमारे देश में जो हमारी सरकार का सपना है, मोदी जी का सपना है कि 2034 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक ड्रीम है जो पूरा होना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब ये सारी चीजें हमारे जनता को, हमारे देश की जनता को सपोर्ट करेगी कि वो यूज करने लायक उनके पॉकेट में आना चाहिए, उनकी पॉकेट फ्रेंडली रहे वो ना। जी जी। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। जनता के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका आंसर अभी देना बाकी है, तो मैं आपको दोबारा कष्ट करूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जब भी आप याद करेंगे हम आएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे चैनल पे पॉडकास्ट बाय शहनाज। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि ईवी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो वो मुझे मिल पाए। गाइज, आपको मेरा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बाकी ऐसी और स्टोरी के लिए बने रहिए मेरे साथ पॉडकास्ट बाय शहनाज में।